अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक काम की बात से करते हैं और ये काम की बात जो है, ये काम की बात सेहत की बात है और सेहत के हवाले से हम सबको ज़रा ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम सेहत के बारे में बस सोचते हैं, ये शायद सोचते भी नहीं है। तबाहकुन लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम, इंतहाई तबाहकुन। एक तो हमारे खाने, मुर्गान खाने, जब तक हम निहारियाँ और मगलूबे ना खाएं तब तक हमें चैन सुकून नहीं आता। मज़ा भी तो आता है ना उसमें, ये बात तो है। तो जितना गलीज़ उतना लजीज़ वाला जो मामला है ना, ये लोग कहते हैं ऐसा होता है। मगर ये है कि हमें अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए। और डाइट के अंदर सबसे एक अहम चीज़ जो है वो ये है प्रोटीन। प्रोटीन इनकम्प्लीट होती है उसके बगैर आपकी डाइट, प्रोटीन के बगैर डाइट मुकम्मल ही नहीं है। बिल्कुल जी, आपके जिस्म को ताकत देने में, आपके जिस्म को सेहतयाब रखने में, आपके मसल की बिल्डिंग में, आप जो चीज़ देखेंगे प्रोटीन से बनी हुई है। और बच्चों में ख़ास तौर पर मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इन दोनों के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, जो इनटेक है, डेली इनटेक, वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, जो रिकमेंडेड डेली इनटेक है उसकी, वो है 0.36 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर वेट। यानी आपका वेट अगर 50 पाउंड है तो 50 को आप 0.36 से मल्टीप्लाई कर दें, उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको रोज़ाना लेने चाहिए। बिल्कुल, जितना भी वेट आपका पाउंड्स में आए उसके हिसाब से 0.36 ग्राम्स पर पाउंड आप ले लीजिए और इतना इनटेक आपका होना चाहिए रोज़ाना प्रोटीन का। बिल्कुल। और अब प्रोटीन ली कैसे जाए? कौन सी खाने ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन होती है और वो हमें खाने चाहिए? बताएं जी। उसमें देखें, सबसे पहले तो हम बहुत आम मामूल के मुताबिक चिकन, मुर्गी खाते हैं हम। और मुर्गी शौक से भी बड़ा खाते हैं, बच्चे भी बहुत खाते हैं। तो चिकन में प्रोटीन की बड़ी वाफिर मिकदार मौजूद है। जब मुर्गी में है तो मैं साइंसी बात करने लगा हूँ। अब मैं एक अहम साइंसी जो दरियाफ्त है वो मैं करने जा रहा हूँ कि अगर मुर्गी में है प्रोटीन तो अंडे में भी होना चाहिए। कैसा? इसको कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज। डिड्यूस किया आपने, डिड्यूस किया मैंने, अखज़ करना, ये रिसर्च में होता है ये। भाई मैं तो कहती हूँ कि सारे सियासी साइंसदान जो हैं वो परेशान हो गए होंगे दुनिया में अवैस की बात सुन के, लेकिन बिल्कुल अवैस जो है वो बिल्कुल मुद्दे पे पहुंचे हैं। अगर मुर्गी में प्रोटीन है तो फिर उसके बच्चे में, जो कि हम बनना ही नहीं देते, अंडा ही खा लेते हैं पहले ही चूजा बनने से, उसमें भी वाफिर मिकदार है प्रोटीन की। फिर इसी तरह आप चीज़ की अगर बात करें, पनीर, तो से चीज़ उसमें भी पनीर है, उसमें भी प्रोटीन की बड़ी वाफिर मिकदार होती है। चीज़ खरीदते हुए कोई गरीब आदमी तो चीज़ वाली शक्ल बना ही नहीं सकता ना। आजकल चीज़ बड़ा महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल। और जो ज़रा पॉश इलाके हैं या पाकिस्तान के ऐसे शहर जो ज़रा एलीट समझे जाते हैं, उनमें तो बहुत ही महंगा है। पेशावर में तो हमें इतना बड़ा बड़ा चीज़ का, पनीर का वो मिलता है और वो आप तोल के उससे खरीदते हैं। नॉर्मल सी उसकी एक रेट होता है, लेकिन ये है कि वो वेट के हिसाब से आपको देता है। यहाँ पे तो इतनी सी टिक्की, मैं आपको मंगा देती हूँ ताकि आप में प्रोटीन की कमी ना हो। यहाँ पे तो इतनी सी टिक्की होती है नाज़रीन इस्लामाबाद में, और वो टिक्की भी जो है वो कोई 800-600-800 से ऊपर की होती है। वहाँ पे हम इतना लेते हैं वैसे तोल के बाकायदा। बस दालें, हाँ, दालों में प्रोटीन होता है। दालों का, अगर बच्चों को नहीं पसंद कि भाई दाल खा रहे हैं, सूप बना के पिलाएं उनको, बड़ा मजेदार सूप्स होते हैं और ये सब आपको गूगल वगैरह पे दस्तयाब है रेसिपी सारी। बिल्कुल। तो ये जी प्रोटीन की बात थी, अहम बात थी, काम की बात थी। हमने आपको सोचा कि बताई जाए ये वाली बात। और अब जितने लोग हमें देख रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अंडे बनाएं, खानदान को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अंडे में चीज़ डाल दें तो और बड़ा ही इंतहाई प्रोटीन फुल अंडे में कोई चिकन विकन कभी कुछ मामला डाल दे, लवाजमात, तो वो और ज्यादा फिर लजीज हो जाएगा। बस अब ये जो है ना, ये वो मकाम आ गया है कि अब इस बात को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। इससे आगे तक बर्दाश्त जो है ना मेरी, उसकी कुव्वत जवाब दे जाएगी। बस सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मामला बस प्रोटीन के हैं, इनको आपने संभालना है, पूरी कौम के लिए संभालना है, बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों के लिए भी खासतौर पर बड़ी अहम होती है और स्किन के लिए भी अच्छी होती है भाई, स्किन के लिए अच्छी होती है, बालों के लिए अच्छी होती है, इंजरीज की हीलिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल। तो बस सब इस्तेमाल करो भाई। बिल्कुल। प्रोटीन हो जाओ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी बात हो गई इस मामले पर, हमने बता दिया आपको। अब मैं आपको मौसम की तरफ ले जाऊँ। मौसम की तरफ आप ले जाएं, क्या मौसम की सूरत हाल है हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है। और लाएँ जी, हमारी जो वीडियो वॉल है वो आ गई जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आपको सूरज नज़र आ रहा है आज, कम से कम है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद है लाहौर, जहाँ कम से कम है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 35। यहाँ आपको बादल नज़र आ रहे हैं। कराची में भी बादल नज़र आ रहे हैं। कराची का जो टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री तक। उसके बाद है जी
पेशावर जहाँ कम से कम है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे आखिर में है कोयटा जहाँ कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी आपको सूरज नज़र आ रहा है। तो ये है जी मौसम का मामला। अच्छा, जहाँ हम कोयटा की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक और अहम बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ख़बर ज़लज़ले के हवाले से कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में रात में जो ज़लज़ला आया है, रात और सुबह के दरमियान का ही पहर हम उसको कह लें, तो ये जो ज़लज़ला आया है 20 अफराद उसमें जाँ बाग हुए हैं, 300 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और भरनाई में, लोरालाई में, किला सैफुल्ला में मुख्तलिफ़ इलाके वो हैं कि जो कि इस ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं। और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़ाहिर है इन आफ्टर शॉक्स की वजह से खौफ का शिकार है। वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और पाक फौज जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है वहाँ पर, और लोगों को जो ज़ख्मी हैं या जो मलबे तले दबे हुए हैं उनको निकालने का काम भी वहाँ पर जारी है। बिल्कुल। और अस्पतालों में इमरजेंसी इस वक्त वहाँ पर नाफिज है। और ये भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं उनसे भी मकानात के गिरने का खदशा है। बिल्कुल। तो हिफाजती जो भी इंतजामात हैं वो लोग अपने तौर पर भी लें, क्योंकि ज़ाहिर है जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत मरतबा ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर वो नहीं पहुँच पाते उतनी तेज़ी से। तो जो लोग वहाँ पर इस वक्त हैं मौजूद, उनको जो है वो आप लोग उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत के इंतजामात करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो है सारा मामला अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर रहम फरमाए, गरीक रहमत करे। बिल्कुल। और आज की तारीख 7 अक्टूबर जी, 7 और कल 8 अक्टूबर है नाजरीन। और मुझे वो दिन भी याद आ गया इससे, क्योंकि यहाँ पर भी शदीद ज़लज़ला है, लोग मुतासिर हुए हैं, जाने गई हैं लोगों की। वो भी एक ऐसे ही एक क़यामत थी जो कि हम पर आई थी। बिल्कुल। और 8 अक्टूबर का ज़लज़ला भी हमें याद है, उससे भी बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मौक़ों पर वो जो कौम है हमारी वो खड़ी होती है, बताती है दुनिया को कि हम एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। बिल्कुल जी। चाहे हमारे जितने इख्तिलाफ़ात हों, कोई मुझे आपसे शिकायत है, आपको मुझसे शिकायत है, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम बिल्कुल यकजा होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो चीज़ ज़लज़ले की बात। बलूचिस्तान को नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिए। और एक और शख्स हैं जिनको दुआओं में याद रखना चाहिए। बिल्कुल। उमर शरीफ साहब, सबको हंसाने वाले, कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के किंग। कल उनकी जो है वो तदफीन हुई, और उनके जो मद्दाह थे वो सारी दुनिया में मौजूद थे। कल भी आपने जो उनके तदफीन के मनाजिर देखे उसके अंदर आपको नज़र आया होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, आवाम भी बहुत सारी थी, क्योंकि मोहब्बत करने वाले वो इंसान थे और आवाम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन हुई है। जी बिल्कुल। मैं किसी उनका इंटरव्यू सुन रही थी, उनके एक टेलर का इंटरव्यू सुन रही थी जो कि पुराने इलाके में उनका रहता था। और वो ये कहता है कि मतलब बहुत सादा लो शख्स थे, और अक्सर ये भी होता था कि अपने प्रोग्राम्स के लिए, स्टेज ड्रामा, उसके लिए कपड़े वपड़े बनवा लेते थे, और बाज़ औक़ात पैसे नहीं होते थे देने के लिए। तो कहते हैं ये नहीं कि वो ले जाए और कहे मैं अभी ला के दे रहा हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ, मैं बाद में। साफ कह देते थे कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये मैं आपको इतने दिन बाद दे दूंगा, मेरा ये स्टेज ड्रामा या ये स्टेज प्ले या ये जो है स्टेज अपीयरेंस हो जाए, इसके बाद मैं आपको इस तारीख को ये पैसे इसके ला के दे दूंगा। लेकिन कहते थे कपड़े वो मुझसे ही सिलवाते थे। पुराना उनका जहाँ का घर था, जो बताते थे कि एक कमरे से उन्होंने जहाँ से आगाज़ किया अपनी इस जिंदगी का, कि जिसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की और अपना ये मकाम बनाया जो आज उनका सारी दुनिया में। अच्छा, अब ये उनके जो स्टेज ड्रामे, अगर आपकी वो है इतनी किस्मत कि आपने देखे हो लाइव कभी उनके प्रोग्राम्स, उसका एक अलग ही मज़ा आता था। मतलब मैंने वो जब कराची में वो परफॉर्म करते थे तो वहाँ पर जाकर देखा उनके ड्रामों को, वो एक अलग ही एनर्जी थी उस शख्स के अंदर, अलग ही उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। और थिएटर जो है ना वो सबसे मुश्किल तरीन अदाकारी तस्वुर की जाती है अदाकारी की दुनिया में। बिल्कुल। और वो शख्स उस स्टेज का बादशाह था। उस शख्स के पास पता नहीं क्या जादू था कि वो जो स्टेज होता था वो उसकी मलकियत होता था, और तमाम जो किरदार अदा करने वाले लोग थे वो लगता था कि वो सारे वो जो बादशाह के सामने जो खड़े हुए होते हैं ना, अपना बस सर झुकाकर, रियाया टाइप लोग वो होते थे, और आवाम लोट पोट होती रहती थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। और उनके हवाले से आमिर खान ने एक बात की है, इंडिया के जो अदाकार आमिर खान है, उन्होंने जो बात की वो ज़रा हम आपको सुनाते हैं। आमिर खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं इनकी एक तकरीब के दौरान उमर शरीफ ने इंटरव्यू लिया उनका, तो उसमें क्या कहा उन्होंने। There is one television play that you have to see, बकरा किश्तों पे। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ, मुझे मिलने का मौका मिला है। If I had not stopped every 10 minutes and left the room, pause दबा के, I would not have been sitting here today. सांस नहीं ले पा। अम्मी told me that there is one television play that you have to see, बकरा। इनकी वालिदा ने बताया। हाँ, वालिदा ने इनको बताया, और मजे की बात वो कह रही है कि मैं सांस नहीं ले सकता था, इतनी हंसी आ रही थी।
और फिर मैं पॉज करता था, 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाता था, फिर आता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आमद जो है ना, उनको वो ऐसे होती थी आमद कि बस जैसे वो जो गालिब ने कहा था ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो उनके पास गैब से ये जोक्स और वन लाइनर्स और जुमले आते थे, और ऐसे ऐसे जुमले आते थे। मतलब मैंने उनकी जो अदाकारी है, जो उनकी होस्टिंग है, उसको देखकर हर आदमी सीखता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने के लिए देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और उसमें बड़े मैसेजेस भी होते थे। बिल्कुल। हमारी सोशल जिस तरह से हम जीते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, मर्दों का खवातीन के साथ, मियाँ बीवी का ताल्लुक, उसमें भी बड़े मैसेजेस होते थे। हालांकि हंसाते थे वो हमें, लेकिन असल में वो एक जुमला मार रहे होते थे कि भाई देखो ये काम तुम लोग करते हो और इस पे हम हंसते हैं, लेकिन इसको फिक्स करने की जरूरत है। दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड हिज जोक्स, या जो भी वो उस वक्त स्टेज पे हमें हंसाने के लिए काम कर रहे होते थे। दिमाग में उनके ये चल रहा होता था। सही, तो ये तो हो गई जी हमारे उमर शरीफ साहब को अल्लाह ताला बिल्कुल गरीके रहमत करे, उनके घर वालों को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए, और पूरी कौम को। ज़ाहिर है सब इस चीज़ पर बहुत दुखी हैं, और एक लेजेंड है जो दोबारा शायद ही हम देख पाएंगे कभी ऐसा शख्स पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, एक और चीज़ है जो बड़ी तशवीश का बाइस बनी हुई है पूरी कौम में, और एक बड़ा अच्छा सिस्टम था जो कि ज़ाहिर है लोगों ने कहा कि ठीक है पहली दफ़ा हर चीज़ हो रही है, कोविड आया, गवर्नमेंट ने सिस्टम्स बनाए, नादरा के थ्रू उसको कनेक्ट किया, हर एक को वैक्सीनेशन मिली, हमारे जैसा मुल्क जिसको क्या हो गया उसमें अब सिस्टम प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि उस सिस्टम में नवाज शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं, कलसूम नवाज साहिबा मरहूमा, हाँ, उनको वैक्सीन लगा दी गई है, तो इसलिए सिस्टम पे अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सिस्टम का मसला नहीं है, लोगों का मसला है ना, बेवकूफ है कोई। सिस्टम लाखों जगहों पर ये सिस्टम काम कर रहा है ना, जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है। अब उन लाखों जगहों में से 2, 4, 8, 10 लोग तो ऐसे होंगे ना जो नहीं, ये तो पर्पसली किया होता है इस तरह की। अच्छा। ये गलती नहीं है, ये पर्पसली किया जाता है। कलसूम नवाज को ही वैक्सीन लगाई है मतलब, और वो लोग करने वाले वो होते हैं जो इस सिस्टम को बुरा बनाकर पेश करना मलाइन करना चाह रहे होते हैं, ताकि दुनिया में ये कहें, दुनिया में कल को हम पे मजीद पाबंदियां लग जाए कि नहीं भाई आप लोग तो जो मरहूम लोग होते हैं उनको भी वैक्सीन लगा देते हैं, तो हमें आपकी वैक्सीन लगाए हुए सर्टिफिकेट्स पे कोई एतबार नहीं है, तो हम ट्रैवल के लिए आपको अपनी कोई सर्टिफिकेशन देंगे और फिर उसके ज़ाहिर है वो फीस चार्ज करेंगे। इन लोगों को जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनके लिए जो अल्फाज इंसान के दिलो दिमाग में आते हैं, बस वो पकड़ के आप इनको अंदर करें, 4 लेकिन दिन इनके गुजरवाएं काली कोठरी में, तो इनको एहसास हो जाएगा कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बेगम कुलसूम नवाज की मेलसी के इलाके में उनको कोरोना वैक्सीनेशन की एंट्री जो है वो नादरा के सिस्टम में की गई है, और उनको मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स, साइनोवैक लगाई गई है, उसकी पहली डोज, अच्छा पहली डोज लगा दी गई है, और अक्टूबर 5 को लगाई गई है उनको ये पहली डोज। और इससे कबल लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ साहब की भी हमने ये खबर सुनी थी कि 2 मरतबा जाली एंट्री की जा चुकी है उनकी नादरा के सिस्टम में वैक्सीनेशन के हवाले से। तो सख्त सजाएं दें इनको, ये वो लोग हैं जानबूझ के जो पाकिस्तान के सिस्टम्स पे सवालिया निशान उठा देंगे, और उसके बाद फिर ट्रैवल बैन लगेगा पाकिस्तान पर, अल्लाह ना करे, उसके बाद फिर जो है वो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी या बाकी जो हमारे गरीब लोग बेचारे नौकरियों के लिए कुवैत और मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं, उन पे फीस लग जाएगी कि भाई हम आपका टेस्ट खुद करेंगे क्योंकि आपके सिस्टम पे एतबार नहीं है, फीस आप इतनी जमा कर दें, तो वो फिर गरीब लोगों पे मलबा गिरेगा इस चीज़ का। तो सख्त सजाएं होनी चाहिए इस किस्म के बेवकूफ़ों के लिए, और सजाएं बेवकूफ़, और ये बेवकूफ़ तो खैर क्या कहें, ये कुछ और ही किस्म के लोग हैं, ये बस बिल्कुल छोड़ दे, रहने दे अभी। मतलब मैं आगे चलें, एक और शख्स ने भी बड़ी बेवकूफ़ी की है, उनको बता दें नाज़रीन। शाहरुख खान के जो बेटे हैं, बिल्कुल वो तो खैर आपको पता ही है, ड्रग्स का सारा सिलसिला चल रहा है, बॉलीवुड किंग के जो बेटे हैं शाहरुख खान के। बड़ा इंकशाफ है, कल भी हुआ था इसी सिलसिले में, वो जो शाहरुख खान के बेटे ने अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह में बताया कि मुझे तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपने बाप से मिलने के लिए, प्लीज कैन आई मीट माय अब्बू, सेक्रेटरी से मैं पहले अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर मैं जाके। बिजी है ना अब्बू, बिजी है, क्या करें, जब अब्बू बिजी होगा और अब्बू जो है वो अपनी औलादों को टाइम नहीं देगा, तो फिर ये होगा, ये प्रॉब्लम तो होगी, ये तो होगा, ये वाला मामला है यहाँ पर, ये तो होगा। अब मैं ये सोच रही थी कि अब्बू जो हैं वो इतने बड़े दुनिया के सितारे बन गए हैं, मतलब इससे आगे तो वो क्या ही जाएंगे, हाँ। इससे बड़ा तो और क्या मकाम होगा उनको। अब तो एक वक्त है, पीक उन्होंने गुजार ली है, और अब तो वही बात है कि अच्छे तरीके से पीछे हट जाना बेहतर होता है किसी चीज से, बजाय इसके कि आप वो डिक्लाइन देखें और आप उसके डिप्रेशन में चले जाएं। अभी तो आप यूर स्टिल किंग खान, तो आप किंग खान के, और अच्छा प्रोडक्शन में भी आ गए हैं, एक्टिंग के अलावा भी उन्होंने साइड बिजनेस वगैरह ये करना शुरू कर दिया है। तो इतने बड़े आदमी के पास अब और कौन सी ऐसी मसरूफियत रह गई है कि उसका बेटा बेचारा उससे सेक्रेटरी के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जाता है कि मुझे अब्बू से मिलवा दो भाई। अपनी औलाद पर तवज्जो दें, अपनी औलाद पर तवज्जो दें, अपनी औलाद पर तवज्जो दें, सबके लिए ये मैसेज है इसमें। हाँ। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के जो मनसियात के केस में बेटे आर्यन खान, अब उनको जेल में खाना कैसा मिल रहा है उसकी तफसीलात भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, उनको और उनके दोस्तों को गिरफ्तारी के बाद एनसीबी का जो दफ्तर है उसमें कागज़ की प्लेटों में सब्ज़ी मिल रही है,
दाल और पूरियाँ मिल रही हैं, दाल चावल मिल रहे हैं, दफ्तर के करीब ही जो ठेले वगैरह होते हैं उधर से लेके आ रहा है, खिलाया जा रहा है, और उनको 20 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर ये जुर्म उन पर साबित हो जाता है, अगर जो है उनका सिस्टम सही काम कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के सिलसिले में हमने देखा है कानून कोई काम करता नहीं है, बहुत कम ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनको सजाएं मिलती हैं। संजय दत्त था बेचारा, बस वो एक था जिसको मिल गई सजा, बड़ी लंबी सजा। सलमान खान का भी कुछ इस किस्म का केस था, वो जो गाड़ी दौड़ा दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कुछ नहीं होता है। अच्छा, गाड़ी भी दौड़ा दी, शिकार विकार भी कर लिया शौक से। शिकार में तो बहुत सारे लोगों के नाम है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों के नाम है। तो आर्यान खान को एनसीबी ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो है वो सब्सटेंस एक्ट 1985 के सेक्शन 8C 20B और 35 के तहत गिरफ्तार किया, और उन पर अगर ये तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो 6 महीने से लेकर 20 साल तक की उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। सख्त सज़ा है, और वाकई ये क्राइम भी बड़ा सख्त है। ये हमारे मुल्कों में तो फिर इसको उस तरह सीरियसली सऊदी अरब में होता ना, गर्दन कट चुकी होती है अभी सबकी, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यूएई। आप अच्छा, आप कहीं उनके एयरपोर्ट पे ट्रैवल करें ना तो आपको वैसे ही टेंशन हो जाती है कि कुछ निकल ही ना आए खामखा। मतलब ऐसे इस कदर ऐसे उनके लॉज हैं। खैर, उनकी अब आबादी भी हमारे से कंपेयर नहीं हो सकती, ये भी एक सिलसिला है। लॉज तो लॉज है ना, जब लॉ होगा तो सारी आबादी खुद ही डर के रहेगी भाई, ऐसा भी है। अगर लॉ नहीं होगा तो लॉलेसनेस होगी, फिर सब अपने हिसाब से जिंदगी। लेकिन शदीद एक टेंशन हो जाती है। एक शरीफ आदमी भी उनके एयरपोर्ट्स पे ना काम पी जाता है, जब तक अपने जहाज पे बैठ ना जाए और जहाज उड़ ना जाए। तो क्योंकि वो बैठे हुए भी उतार लेते हैं बहुत दफा। इस किस्म के मामलात भी बड़े लोगों के साथ हुए, खबरों में आए। आपको अच्छा बताते हैं, हिंदुस्तानी के हवाले से एक और खबर देते हैं कि वहां पर भी गवर्नमेंट की कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं है। अच्छा। और उनके अपने बंदे मुतमईन नहीं है। रियासत त्रिपुरा है एक, वहां से बीजेपी के एक एमएलए हैं जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आशीष दास। उन्होंने अपनी जमात की नाकाम पॉलिसियों और मतलब बुरी कारकर्दगी से तौबा तायब होते हुए ना कफारे के तौर पे एक हिंदू रस्म होती है यज्ञ, वो अदा कर दी है। और इसमें होता क्या है कि सर मुंडवा लेते हैं। उन्होंने ये देखें, ये सर मुंडवा लिया है। और एमएलए जो आशीष दास हैं, उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी जो है वो त्रिपुरा में लाकानूनियत को हवा दे रही है। सिर्फ त्रिपुरा में, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सिर्फ त्रिपुरा नजर आओगे ना, मेरे उनका इलाका वो होगा बिल्कुल। तो वो वहाँ पर लाकानूनियत को हवा दे रही है और आवाम जो है रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। और इन्होंने दास साहब ने ये भी कहा है कि आज से बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करते हुए अपना सर मुंडवा रहा हूँ, और अपनी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अभी फैसला नहीं किया, बाद में करूंगा। लेकिन इस बात का भी कभी इम्कान है नाजरीन के 2023 में होने वाले जो रियासती उनके इंतखाबात हैं उसमें आशीष दास साहब जो हैं वो ममता बनर्जी की ऑल इंडिया त्रिन्यू मोल कांग्रेस का टिकट हासिल कर लेंगे, और बीजेपी से जो है वो जरा है। सियासतदान का भी रिटायर थोड़ी होता है, ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। वो तो लगा रहता है, चिमटा रहता है, काम करता रहता है, मतलब काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, आवाम की खिदमत करता रहता है सियासतदान मरते दम तक। नहीं तो जब आवाम की खिदमत करता रहता है तो क्यों आज तक कोई आवाम किसी लीडर से मुतमईन नहीं हुई कि भाई इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी या अबव एवरेज थी? इस पर हम अलग से डिबेट रखेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। वफाकी हुकूमत का चेयरमैन नैब की तकर्री से मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसीह दे दी गई है। इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। साथ ही नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक बिल के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने की इजाज़त दे दी है। अब कराची वालों से म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए वसूल किया जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि कराची की आवाम से अरबों रुपए निकलवाने का ये प्लान है। इस हवाले से हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात से जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी जनाब, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर। सर दो मामलात हैं, और एक मामले पर तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं मुराद अली शाह साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे कि ये जो कानून साजी है ये असेंबलियों के ज़रिए होनी चाहिए। क्या मौक़िफ़ है सिंध का और पीपल्स पार्टी का इस हवाले से? देखिए, एक तो मैं कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, कुछ पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा उसका सुन सका जी। ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं उन शहरियों को जिन्हें आइन के मुतालिक ज़्यादा नहीं पता। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस जारी करने की इजाज़त ज़रूर है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ें आर्टिकल को तो उसमें ये लिखा है कि अगर कौमी असम्बली और सेनेट का सेशन ना हो रहा हो और कोई इमरजेंसी हो तो हुकूमत ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेशन कर सकती है और उसको बाद में असम्बली के सामने ले किया जा सकता है। ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस का जो इख्तियार है हुकूमत को, वो इन केस ऑफ अर्जेंसी है और किसी ऐसे इशू पर है जिसको आपको फौरी तौर पर करना हो, कानून बनाना हो।
और आपके पास असेंबली और सेनेट का सेशन अवेलेबल ना हो, पहली बात तो ये है, तो ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ऑर्डिनेंस जारी आपने कर दिया, लेकिन उसमें भी आपके कोई लामहदूद इख्तियार तो नहीं है ना कि आप जो मर्जी चाहें वो कर दें। मतलब मैं आपको मिसाल दूं कि ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार है, हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, और क्या कल हुकूमत ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है कि जी कल से चोरी करने की कोई सजा नहीं होगी या कत्ल करने की कोई सजा नहीं होगी? टेक्निकली तो वो जारी कर सकती है, टेक्निकली, लीगली तो वो जारी कर सकती है। अब मॉरली और वैसे उसके ऑब्जेक्शंस वो आ जाएंगे, लेकिन टेक्निकली तो कोई भी ऑर्डिनेंस हो सकता है ना? नहीं हो सकता, कोई नहीं। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार आपको है, कंडीशनल है कि सेनेट और कौमी असेंबली ना हो। और दूसरी बात यह है कि उस ऑर्डिनेंस के जरिए आप किस किस्म की लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। मैं ये नहीं समझ रहा कि चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन है या उनको कंटिन्यू करने की जो बात है वो कोई अर्जेंट बात है। सही है, बिल्कुल। कानून के मुताबिक कोई अचानक से तो आपको नहीं पता चला ना कि जी कल जो है वो उनकी खत्म हो रही है मुद्दत। बिल्कुल, ये तो बहुत पहले से पता था। और जो कंसल्टेशन करनी है प्रेसिडेंट ने लीडर ऑफ द अपोजिशन से और लीडर ऑफ द हाउस से, वो उस तारीख से बहुत पहले हो सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। अब अगर नहीं की तो इसका मतलब ये बिल्कुल वाजे था कि आपके इंटेंशंस ये थे कि आपने इस पर आपने किसी नहीं को लेना, आपने किसी ने को नहीं लेना। आपका क्या ख्याल है कि वो जिस शख्स के ऊपर केसेस हैं नैब के, मतलब अगर मुझ पर पुलिस का केस है तो पुलिस चीफ लगाने में मुझसे कंसल्टेशन की जानी चाहिए? टेक्निकली थोड़ा सा ये भी हमें समझाएं। नहीं, अगर कानून में कोई कदगन नहीं है और कानून में ये पाबंदी है कि अवैस मंगलवाला साहब से कंसल्टेशन होना जरूरी है, तो आप कानून के तहत चलेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? या तो ये कानून में लिखा होता कि जनाब कोई ऐसा शख्स या लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसके ऊपर कोई नैब के केसेस होंगे उससे मुशावरत नहीं हो सकती। बहुत से प्रोविजन होते हैं ना, इस वक्त कानून में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनकी जमात पर, उनके वजीरों पर, उनके कैबिनेट के मेंबर्स पर, उनके बहुत सारी सूबाई हुकूमतों पर नैब के रेफरेंसेस हैं, नैब के केसेस हैं और बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, लेकिन नैब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन वो चला रहे हैं ना नैब के केसेस उन पे, वो उनको बचा तो नहीं रहे। कोई नहीं चला रहे, वो चल ही रहे हैं, बचा रहे हैं। उन्होंने तो अभी वो सेल भी बना दिया, उस पे एतराज है। वैसे ऑपोजिशन को एतराज है उस सेल पे जो उन्होंने बनाया ये पेंडोरा पेपर्स के हवाले से। वैसे ये भी बहुत बड़ा मजाक है। वो कह रहे हैं कि सेल बनाऊंगा, हाँ, सेल बनाऊंगा, मैं खुद उसकी निगरानी करूंगा। और भाई आपके साथ तो बैठे हुए सारे लोग जिनके खिलाफ तहकीकात होनी है, आप उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने करना है तो फिर जिस तरह पहले बना था ना, MI भी होगी, ISI भी होगी, जजेस भी होंगे, मॉनिटरिंग भी होगी, पता नहीं क्या क्या चीज होगी, उसी के उस पर तय ना। आप कैसे कर सकते हैं ये? किसी और के लिए कोई और फॉर्मूला होगा, आपके लिए कोई। एक और चीज ये नैब के हवाले से कि अब कल जो फारूक नसीम साहब की स्टेटमेंट्स थी वो ये कह रहे थे कि जो तरीकाकार है वो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन दोनों इसका फैसला करते हैं, और अगर इन केस वो किसी तरीके से ना कर सके इन कंसल्टेशन तो फिर कमेटी बन जाएगी। अब जब कमेटी बन जाएगी तो फिर कमेटी में तो ऑपोजिशन भी जाहिर है अपने जो एतराजात हैं या रिजर्वेशंस हैं या अपने नाम है वो दे देंगे। तो क्या कमेटी के थ्रू ये चीज सॉल्व होना ज्यादा आसान नहीं है बजाय इसके कि शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान हो जाए इस वक्त? देखिए एग्जैक्टली यही तरीका इलेक्शन कमीशन के हवाले भी है कि अगर आपस में मुशावरत के नतीजे में किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं होता तो उसमें भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई। अभी तो देखिए बात ये है ही नहीं ना कि कमेटी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। ये तो चले, इस पे तो हम मान भी लें कि ये ठीक है, अगर इत्तेफाक नहीं होता कोई रास्ता तो होना चाहिए जी, तो रास्ता दे दिया। सदर साहब से मुशावरत की बात अलबत्ता की है उन्होंने, आरिफ अलवी साहब से। नहीं सदर नहीं, आप गलत समझ रही हैं। बेसिकली मशावरत सदर ने करनी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सदर है। हाँ जी, सदर के ऊपर ये पाबंदी है कि वो मशावरत करेंगे दोनों से। ये वजीर आजम के लिए नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नहीं, प्रेसिडेंट के लिए है। तो प्रेसिडेंट ही मशावरत करने के जो है वो जिम्मेदार हैं और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो करें। लेकिन देखें इसमें भी इन्होंने कुछ चीजें की हैं जो शायद ठीक हो, लेकिन बदनीयती है इस पूरे इस लेजिस्लेशन के पीछे। और इसके पीछे मकसद एक था, मकसद एक ये था कि जस्टिस जावेद इकबाल को कंटिन्यू कैसे कराएं, जो मौजूदा कानून के मुताबिक पॉसिबल नहीं था। अब मुझे तो समझ नहीं आती, सच्ची बात यह है कि मेरी राय तो यह है कि जस्टिस जावेद इकबाल को खुद बाइज्जत तरीके से छोड़ के चले जाना चाहिए कि आप जिस ओहदे पर जिस मनसब पर फायज हैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले कई सालों से हो रहा है। अब आपकी मुद्दत पूरी हो गई, आप चले जाइए। आपके एक नाम की वजह से अगर पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होगी
किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनेगा तो उस कानून की वैसे ही कोई अखलाकी जो है वो हैसियत होती नहीं है। ठीक है सर, अब जरा कराची, हाँ सिर्फ एक पॉइंट है, वो जो आप कह रहे थे ना कि कानून में ये चीज है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपने कोई कानून लाना है तो आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी में सेशन ना आ सके तो क्या इमरजेंसी में सेशन कॉल नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, बजाय इसके कि ऑर्डिनेंस ही ले आए आप, सेशन कॉल कर लें हफ्ते के अंदर अंदर। इन्होंने तो बड़े मजाक किए हैं, रात को 11 बजे 12 बजे कॉल करते हैं, सुबह 10 बजे सेशन है, ये भी किया इन्होंने। इस हुकूमत ने किया ये तो मेंबर्स को टाइम नहीं देते हैं कि वो असेंबली में पहुंच सके, और उसमें भी बदयानती होती है कि जी मेंबर्स ना पहुंचे और हम अपना काम कर लें। सही। तो सर आप जरा कराची पर आते हैं, ये कराची के हवाले से ये जो एक आप लोगों ने एक प्लान बनाया है कि अरबों रुपए जो है वो के इलेक्ट्रिक के थ्रू जो है वो KMC तक पहुंचेंगे, ये क्या है, इसके पीछे क्या नीयत है? के इलेक्ट्रिक का भी आप जानते हैं हाल, KMC का भी आप हाल जानते हैं, के और आवाम का भी हाल जानते हैं, क्या है ये? मैं आपसे अर्ज करूं, देखें अर्ज करूं मैं आपसे, वसीम अख्तर साहब के बहुत सारे बयानात, बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी, वो कहते थे हमारे पास वसाइल नहीं है जी, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जी KMC खुद ये बताए कि उनकी अपनी जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है। और वाकई KMC की अपनी जो टैक्स कलेक्शन है, जो उनके जो अपने रिसोर्सेज हैं जो भी हैं, हाँ। वो बहुत ही बुरे थे, वो कलेक्ट नहीं करते थे। ये कोई नया टैक्स नहीं है, ये कोई नया टैक्स सर मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, टैक्स तो नया नहीं है, टैक्स तो वो है जो जिसने कलेक्ट करना है वो करें, मतलब एक प्राइवेट एंटिटी को जिसका अपना एग्जिस्टेंस वो कंट्रोवर्शियल है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जरा मैं आपको तसल्ली कराता हूं ना आपकी जी। देखिए बात ये है कि अगर टेलीविजन लाइसेंस की फीस आपके बिजली के बिल के जरिए ली जा सकती है, मुझे बताइए कि क्या जवाब है? गलत है। बहुत सारे घरों में तो शायद आजकल PTV देखा भी नहीं जाता होगा जी, ऐसा ही है, लेकिन ये चल रहा है और वो ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि PTV खुद जाके कलेक्ट नहीं कर सकता हर घर से 35 रुपए या 50 रुपए, शायद 100 रुपए हो गई जो भी है, वो नहीं ले सकता है। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया कि आपकी बिजली के बिल के अंदर जो ये आपके ऊपर ड्यू है, आपको देना है जी। इसी तरह जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो भी KMC ने किसी प्राइवेट पार्टी को दिया हुआ था कलेक्शन के लिए, वो कलेक्ट करते थे, कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखते थे एज अ कलेक्शन चार्जेस और कुछ वो KMC को देते थे। अब वो कलेक्शन का जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, जो इनका मैकेनिज्म था, वो सक्सेसफुल नहीं है और वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि फाइनेंशियली KMC जो है वो क्राइसिस में जा रही है। जब KMC क्राइसिस में होगी तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी KMC की जिम्मेदारी है वो पूरी करें, वो पूरी नहीं कर सकेंगे। अगर आप KMC के वसाइल जो उनके पास होने चाहिए उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे कि वो बेहतर हो, तो मेरा ख्याल है कि KMC अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी। अब इसमें सिर्फ ये जो हमारी PTI के दोस्तों ने, ऑपोजिशन ने शोर मचाया है और इवन MQM इस पे शोर मचा रही है, जो खुद देने की जिम्मेदार है, जिनको चाहिए था कि वो नए टैक्स। सही। अब अगर टैक्स मैकेनिज्म बेहतर बनाया जाता है तो मैं नहीं समझता कि इस पर किसी को एतराज होना चाहिए कि हाँ अगर नया टैक्स लगाएं तो उस पर बहस बिल्कुल होनी चाहिए, क्या ये टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लोगों पर इजाफी बोझ पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ऐसा टैक्स जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूनिसिपल सर्विसेज आपके शहर में बेहतर हो, वो लोग आपके जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर सकें, लेकिन आप कहते नहीं टैक्स नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे, ना देने की भी कोई बात नहीं करता, कहते बिजली के बिल में नहीं देंगे। तो भाई वो अगर बिजली के बिल में कोई नहीं देगा, आपके घर पे पुलिस वाला के खड़ा हो जाएगा जी म्यूनिसिपल टैक्स मुझे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है ना। हम SBR को दे दें, हम SRB को दे दें, वो कर दें, बिल्कुल सही है, उस पर कोई एतराज नहीं होगा, वो गवर्नमेंट एंटिटीज है, उनका काम है ये। के इलेक्ट्रिक चूंकि प्राइवेट इदारा है लेकिन कंट्रोवर्शियल बन चुका है, लेकिन ये मेरी गुजारिश सुने, आपके पास भी बिजली का बिल आता है, मेरे पास भी बिजली का बिल आता है, जरा बिजली का बिल उठाइए, उसमें देखिए कि आपके जो बिजली के चार्जेस होते हैं उसके अलावा और क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। सही है, सरचार्जेस होते हैं सर। देखें एडवांस टैक्स क्यों लेते हैं आपसे, सरचार्ज क्यों लेते हैं आपसे? भाई वो तो फिर SBR को कलेक्ट करना चाहिए ना, वो भी उसमें होता है। इसलिए कि गवर्नमेंट अपना कलेक्शन का मैकेनिज्म बेहतर बनाना चाहती है और लोगों से जो लोगों के ऊपर ड्यू टैक्सेस हैं वो लेना चाहती है, वो मैकेनिज्म मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो KMC के इलेक्ट्रिक के बिल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। लेकिन ये तन्हाई जो है उसकी बात करने से पहले मैं जरा आपको लाहौर ले जाऊं
क्योंकि लाहौर में हमें बताना है कि तन्हाई का जिक्र मैंने क्यों किया नाजरीन? जी, लाहौर में मैं इतनी तन्हा हूँ इस वक्त इनके स्टूडियो में होते के बावजूद जो है ना नाजरीन, आप खुदारा अपनी तन्हाई का प्रचार मत कीजिए, ये बड़े मसाइल को जन्म मिल सकता है इससे। लेकिन नहीं, मैं कोविड के हवाले से लेकर जाता हूँ, हम लाहौर जा रहे हैं, फिर आते हैं वापस आपको कि भाई वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला था, उसको कैसे हल किया गया है। एनवायरमेंट फ्रेंडली बसेज आई हैं नाजरीन लाहौर में इन शॉर्ट, और उस्मान बुज़दार साहब ने उसका मंसूबे का जो है इफ्तिताह किया है, जरा देखिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से मेट्रो बस सर्विस में नई 64 बसें शामिल की गई हैं जो 18 मीटर तवील हैं और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ये 64 बसें यूरो 3 इंजन की हामिल हैं, जिससे के मुकाबले में जो पुरानी बसें थी उनसे कम जो है वो कार्बन खारिज करेंगी। ये जदीद बसें जो हैं वो चाइना से ख़रीदी गई हैं। इसके साथ साथ इससे पहले जो मेट्रो बस सर्विस में बसें इस्तेमाल की जा रही थी वो यूरो 2 इंजन की हामिल थी, जो ज़्यादा कार्बन खारिज करती थी, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती थी। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ये बसें जहाँ कम कार्बन खर्च करेंगी वहीं ये माहौल दोस्त भी हैं, आरामदेह हैं। इनकी सीटें जो हैं वो फोम की हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर डिसइंफेक्शन स्प्रे जो है वो ख़ुद का सिस्टम के ज़रिए जो है वो लगाया गया है, यानी कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे जो है वो ख़ुद का सिस्टम के तहत काम करेगा। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि ये माहौल दोस्त बसें जो हैं इनका दायरा कार वसी किया जाएगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से बढ़ाकर जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत फैसलाबाद, बहावलपुर, मियांवाली और डीजी खान में भी इस जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो लाया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक बसें भी जो हैं वो बहुत जल्द लाहौर की शाहराहों पर चलती नज़र आएंगी और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल सके। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 64 नई बसें जो हैं वो शामिल की हैं मेट्रो ट्रैक में, और जो नया मुआहिदा किया गया है वो 304 रुपये फ़ी किलोमीटर के तहत किया गया, जबकि इससे कबल जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसकी जानिब से 364 रुपये फ़ी किलोमीटर का मुआहिदा किया गया था। और पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि जो सब्सिडी के साथ किराया लिया जा रहा था मुसाफिरों से 20 रुपये, ये वही किराया जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा था कि माहौल दोस्त बसें जो हैं वो लाहौर की शाहराहों पर जो है वो बहुत जल्द नज़र आएंगी और इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उनको शामिल किया जाएगा और इसका दायरा कार वसी करके पंजाब की सतह पर जो है लेकर जाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अवान साहब, आपने हमें डिटेल्स से आगाह किया। अच्छी बात है, और वैसे भी स्मॉग वगैरह के मसाइल बहुत आते रहते हैं यहाँ लाहौर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक और चीज़ जिसका मुझे सुनकर बड़ी एक एक्साइटमेंट हो गई कि अभी पूरी दुनिया में कोविड आया और पाकिस्तान में वो बसेस भी आ गई जो खुदकार ये स्प्रे करेंगी कोविड वैक्सीन के हवाले से, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। स्प्रे डालना पड़ेगा आपको, वो डाल दें, वो तो खत्म हो जाए उस फुसफुस जो करता है डिवाइस, उसके अंदर स्प्रे खत्म हो जाएगा तो वो बस सिर्फ खाली पड़ा रहेगा। हाँ ये भी है, लेकिन ये है कि एक अच्छी डेवलपमेंट है। होते हैं ना हमारे मुख्तलिफ जगहों पर हम जाते हैं, बिल्कुल वहाँ होता ही नहीं है वो। बिल्कुल, आप उसमें से गुजरते हैं, बार बार गुजरते हैं, वो फिर आप ऊपर देखते हैं कि शायद कहीं और जा रहा हो, उसकी नोजल किसी और तरफ स्प्रे फूंक रही हो, कुछ नहीं होता। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे मैं एक मरतबा फिर खुशामदीद, मुझे भी याद आया, आप थोड़ी देर पहले वो तन्हाई वाली बात कर रहे थे, शेर सुना रहे थे, तो वो क्या, वो दोबारा सुना देती हूँ। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। और नाजरीन, कोविड ने तो लोगों को तन्हा कर दिया है, बिल्कुल अकेला ही मार दिया है कसम से। बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई ऐसा हुआ है। और एक बीमारी का डिप्रेशन और एक अकेलेपन का डिप्रेशन। अदरवाइज तो बीमारियों में लोग आपके आसपास होते हैं, जरा कोई फूल ले आता है, कोई वैसे ही बैठ जाता है, गपशप लगा लेता है तो दिल बहल जाता है। लेकिन कोविड में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए जो है वो एक और शेर तन्हाई वाला, तो ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है, यही सिलसिला है सबका। नाजरीन, आपको मैं भी तन्हाई का शेर सुना देता हूँ। खुद से लड़ता हूँ, बिगड़ता हूँ, मना लेता हूँ। खुद से लड़ता हूँ, बिगड़ता हूँ, मना लेता हूँ। मैंने तन्हाई को एक खेल बना रखा है। आय हाय, कैसा?
ये हमारे रिसर्चर है, वो शेर निकालते हैं, बड़े मजेदार कमाल शेर निकालते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब सिलसिला क्या है? रेंट अ ब्रदर के नाम से एक सर्विस शुरू हुई है और इस सर्विस में ये इसका बेसिकली नाम है कराची रेंट अ ब्रो। अब कराची रेंट अ ब्रो में भाई किराए पर मिलते हैं। ये वो भाई नहीं है वो जो कराची वाले भाइयों पे जानते हैं ना, भाई आ गया भाई, किराए पे होते थे ना, वो सुपारियां, वो तो लेने के लिए आते थे ना आपसे पैसे। हाँ ठीक, खाले लेने आते थे कुर्बानी की, आपसे मुख्तलिफ भत्ता लेने आते थे। उस भाई को सुपारी दे दी आपने, सुपारी दे दी तो फिर उसके बाद उसने जाके किसी और को जो है वो तनहा कर दिया जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। तो ये सारे मामलात होते थे। लेकिन अब जो सर्विस शुरू हुई है, किश्वर बाकर साहब के, एक किश्वर बाकर नामी एक साहब हैं कराची के, और वो एक सर्विस लेकर आए हैं जिसका नाम है कराची रेंट अ ब्रो। ये सर्विस क्या है उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अवैस एंड मिस रफ़ा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं किशोर साहब। ये बताएं कि ये रेंट अ ब्रो बाइक किराए पर दस्तयाब है का ख्याल आपको कैसे आया और क्यों? जी, एक्चुअली मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, और वहाँ हमें रिसर्च करनी पड़ती है। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू रिसर्च टॉपिक। मुझे हमेशा से एक क्यूरियोसिटी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में तन्हा बैठ के इबादत किया करते थे, और हमारे यहाँ रसूल अल्लाह बाकी भी कुछ सूफिया वगैरह तर्क दुनिया का एक तरीका इख्तियार करते हैं, जैसे एतिकाफ़ का भी हमारे यहाँ तरीका है कि 10 दिन के लिए लोग गोशा नशी हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों इस तरह से लोग तन्हा बैठते हैं और उससे उनको क्या हासिल होता है। फिर वो मुझे पता चला कि वो दे अचीव इनलाइटनमेंट या किसी किस्म के उनको हिकमत और यानी विजडम हासिल होती है। खैर, अब रिसर्च में आपको नेगेटिव एस्पेक्ट पर भी रिसर्च करनी होती है, तो मैं इस पहलू पर भी गया कि अगर कोई तन्हाई या गोशा नशीनी या माशरे से किनारा कशी इख्तियार कर ले तो उसके नेगेटिव असरात क्या होते हैं। तो वहाँ पर यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री अपीयर हुई हिकिकोमोरीज़ के बारे में, जो जापान में एक नया ट्रेंड शुरू है जिसमें लोग अपने आप को 5-5, 8-8 साल के लिए कमरों में आइसोलेट कर लेते हैं और वो माशरे से इंटरेक्शन ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल, आपको शायद पता ही होगा जापान में सुसाइड रेट भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो उसकी यही वजह है कि वहाँ पर एक सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर कि आपको ज़रूर बेइंतहा कंट्रीब्यूट करना है अपनी सोसाइटी में, और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसको इतना एहसास से शर्मिंदगी होता है कि वो कहता है अब हम माशरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो वो अपने आप को या तो सुसाइड कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं। पाकिस्तान पर जब मैं आया तो यहाँ पर एक नए तर्ज का गोशा नशीनी आप कह लें या अपने आप को आइसोलेट करने का रुझान है। वो इस तरह के यहाँ पर कुछ लोगों से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया और उससे उम्मीद रखी कि ये बड़ा होकर जो है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसे जॉब ना मिले, कोरोना की वजह देखें अब रिसेंटली तो बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं, या किसी और वजह से वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा, अनलकी भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, तो घर वाले उसको जो है वो कई तरह की बातें सुनाने लग जाते हैं या उसके साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब वो घर वालों से किनारा कशी इख्तियार करेगा और दोस्तों में भागेगा। अब दोस्त अगर बुरे हैं तो शायद वो अपने आप को इस स्ट्रेस और प्रेशर में रिलीफ देने के लिए मे बी ड्रग्स लेना शुरू कर दे, और अच्छे दोस्त हैं तो अगेन अच्छे दोस्तों के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है बिकॉज दे माइट बी डूइंग गुड इन देयर लाइव्स। तो वहाँ पर दोबारा वो कहता है कि अब इनसे भी मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि जब भी मिलो तो ये यही पूछते हैं हाँ भाई सेट हुए, जॉब हो गई वगैरह वगैरह। तो इस तरह के लोग फिर ना सोसाइटी में लोगों से मिलना चाहते हैं, ना उनकी घर में बन रही होती है, तो वो एक अपने आप को खुद से सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो एहसास तन्हाई का जो इजहार है ना, वो उनके अंदर एक एहसास डेवलप होने लग जाता है। तो इसी तरह के और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फीमेल्स के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनसे शादी वगैरह के बारे में बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। अब अगर कोई नहीं किसी की नई शादी हो रही और हर कोई रिश्ता आ रहा है, उसे रिजेक्शन फेस हो रही है, तो वो भी अपने आप को समझने लगती है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगूँ। ठीक है, छोटी बहनें जो हैं वो भी यही सोच रही होती हैं कि कब ये जाएगी तो हमारा नंबर आएगा। बड़ा भाई भी बूढ़ा हो रहा है कि भाई बहन की जब शादी होगी तो फिर मेरी शादी होगी। ठीक है, तो वो फिर कहती है कि मैं तो सबके लिए बोझ बन गई हूं। तो फिर जी वो अबैंडन कर देती है अपने आप को, और वो फिर जो है सिस्टम से जो है अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह के लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक इनिशिएटिव लूँ। अच्छा, तो अब इस इनिशिएटिव में होता क्या है? इसमें यह है कि इंस्टाग्राम का हमारा एक पेज है, वहाँ पर इस तरह के लोग जिन्हें इस मसाइल का सामना है वो हमसे अप्रोच करते हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। अगर हमें लगता है कि उन्हें इसी मसले का सामना है तो हम उनसे ऑनलाइन सेशन करते हैं। उनका एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम है जो हमने खुद बनाया है, जिसमें हम उनको हौसला देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं
हम उनको बताते हैं कि ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियों के भी दिन बदलते रहते हैं, तो हम उन्हें एक हौसला देते हैं, उनको दोबारा यानी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की उम्मीद देते हैं। इसी तरह हम तो क्या होता है, रेंट किस तरह से होता है, और आप लोगों को जो दरखास्तें आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, वो कैसी होती हैं, और फिर आप लोग उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं? हमारी एक इंस्टाग्राम हैंडलर हैं जो उनसे सवाल जवाब पूछती हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस दैट व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद द ब्रदर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर। तो उससे हमें एक एनालिसिस हो जाता है कि क्लाइंट का क्या केस है। अगर कोई सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो फिर उसको तो हम माजरत कर लेते हैं, या तो फिर हमारी एक कोलैबोरेशन अभी हो रही है फ्यूचर में द सर्किल पाकिस्तान के नाम से साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से, तो हम उनको रेफ़र कर दिया करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर हम उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं इन पर्सन मीटिंग का, या तो फिर ऑनलाइन ही सेशन हो जाता है जिसमें वो पे कर देते हैं, बैंक डिपॉजिट कर देते हैं इन केस ऑफ ऑनलाइन, अदरवाइज़ वो मीटिंग में ही पे कर देते हैं ब्रदर को। उसमें हम घूमते फिरते हैं, बाहर जाते हैं, कभी कॉफ़ी शॉप पे बैठ के बातें करते हैं, जिससे वो अपने दिल की बात बताते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। कुछ अगर उन्हें हमसे ओपिनियन लेना होता है तो वो हम उनको अपना ओपिनियन देते हैं। तो जो अब जैसे ही आपने ओपिनियन वाली बात की, तो वो जो रेंट ब्रो में जो ब्रो मिल रहा होता है, जो ब्रदर मिल रहा होता है उनसे, उसके क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, कि वो जिसके साथ बैठकर बात कर रहा है उसको गाइड भी कर सके, उसको मोटिवेट भी कर सके? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी इस तरह की दरख्वास्तें मौसूल होती हैं कि हमें भी भाई की टीम में शामिल कर लो, हमें भी भाई बना लो, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो आपने बताया। हम सिर्फ मैच्योर वाइस किस्म के लोगों को ही शामिल करते हैं। अभी तो सिर्फ 4 लोगों की टीम है जो किसी से यानी मिलती है या उनसे बातचीत करती है, और उसमें यही होता है कि कोई ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो उन लोगों को होता नहीं है जिनसे हम मिलें, ठीक है। वो एक एहसास तन्हाई का शिकार होते हैं, एहसास शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, तो सिर्फ उनसे कैजुअल बातचीत करके उनका दिल का बोझ हल्का करके ही उन्हें इत्मीनान हो जाता है। और ये सेफ्टी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स होते हैं वो किस तरह से आप लोग मलहूज़े खातिर रखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, कोई चीज़ लेके खाना नहीं, किसी प्राइवेट पर्सनल जगह पे किसी से ऐसे नहीं मिलना, या इवन पब्लिक की जगह पे भी किसी अकेली जगह पे नहीं मिलना किसी से, तो उसको किस तरह देखते हैं आप लोग? नहीं, वैसे तो हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि हम पब्लिक प्लेस पर ही मिलेंगे। दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, जब मिलना है तो मोबाइल नंबर तो एक्सचेंज हो जाते हैं, और आजकल इतनी सिस्टम माइस चीज़ें हैं कि हर मोबाइल नंबर NIC से कनेक्टेड होता है। तो अगर इन केस कोई मिसहैप हो भी जाए, जो कि वैसे भी किसी के साथ भी हो सकता है आते जाते हुए, तो वो ज़ाहिर है हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तो हैं, उससे रब्ता कर सकते हैं। अदर दैन दैट हम लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं अपनी सारी टीम के साथ, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे ज़ाहिर है हर वक्त कनेक्शन रहता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, जो प्लान था जितने टाइम तक मिलना था उसी टाइम पे मिल रहे हैं, उसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ मिलना था, तो यहाँ से एक सेफ्टी हो जाती है। तो अभी तक क्या रिस्पॉन्स चल रहा है इसका? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ज़ाहिर है शुरू में तो लोग इसको सही तरह समझे नहीं थे बिल्कुल कि किस किस्म की सर्विस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों ने क्लाइंट्स के फीडबैक्स शेयर करने शुरू किए, शुरू में हमने कुछ फ्री प्रमोशंस भी स्टार्ट कर दी थी जब ताकि लोग लें और उन्हें पता चले कि ये है क्या। तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने हमसे अप्रोच किया, फिर उनके फीडबैक्स शेयर किए, तो फिर रिस्पांस और ज़्यादा अच्छा हुआ। पहले ये था कि कुछ इनवैलिड किस्म के क्लाइंट्स भी रब्ता कर लेते थे, यानी जिनको कोई मसला नहीं था, वो बस वैसे ही आ जाते। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो सॉरी जी बस वो ऐसे ही शुगल के लिए, खेल के लिए, वो तंग करने के लिए भी तो कांटेक्ट करते हैं। हाँ, शुगल खेल के लिए ऐसे ही डिस्टर्ब कर देने के लिए रब्ता कर लेते थे। तो लेकिन अब ये है कि वही लोग रब्ता करते हैं जिनको वाकई इस मसले का सामना है। सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किश्वर साहब, आपने वक्त दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है। खुदकुशी का रुझान इस वजह से ज़्यादा होता है कि लोगों के पास बात करने वाला कोई नहीं होता, और ये खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह तसव्वुर की जाती है। और ज़ाहिर है जब हमारा जो दीन है वो ये कहता है कि हमने गोशा नशीनी इख्तियार नहीं करनी, हमने राहिबाना जो रविश है उसके ऊपर नहीं चलना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया कि आप कुछ दिन के लिए अपने आप को या कुछ वक्त के लिए अपने आप को सेल्फ एवैल्यूएशन के लिए कहते हैं वो आप कीजिए, और उसके बाद लोगों में, क्योंकि आपने वो सारा काम ज़िंदगी गुजारनी है लोगों के साथ ही गुजारनी है, अपनी और उनकी लाइफ को बेहतर करना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सर्विस थी, हमने सोचा आपकी जो है वो मुलाकात करवाएं। तो तन्हाई जो है वो, अगर आपको कोई टेंशन है तो रेंट जो है वो काम आ सकता है आपके। ही विल हेल्प यू। जी बिल्कुल। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आपको लेकर चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, और जो एक क़यामत सुग़रा वहाँ पर आई है लोगों की, जिसमें कि 20 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 300 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उस हवाले से हम जानते हैं कि वहाँ पर अब ताज़ा सूरत हाल क्या है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ क्वेटा अयूब तरीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी शफा, अभी थोड़ी देर कबल जब आपने वहाँ बात की तो इस वक्त वहाँ इमदादी कामों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि क्वेटा और आरनाई के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 4 घंटे का फासला है। और हरनाई जो है बेसिकली क्वेटा के नॉर्थ में और साउथ में ईस्ट में वाक़या है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है और देहाती इलाका है, तो इसलिए वहाँ इमदादी कारकुनों के पहुँचने में भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन अब उस इलाके में जो अमवात हुए थे, 20 के करीब लोग मरे थे और कोई 300 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। वहाँ पे ज़्यादातर नुकसानात जो है वो घरों के गिरने के, घरों को ज़्यादा नुकसानात, मकानात को कोई 150 ऐसे मकानात है जो बिल्कुल रिहाइश के काबिल नहीं रहे। इसके अलावा दीगर जो आरनाई शहर के मकानात है वो भी डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा जो सिविल अस्पताल हरनाई है वहाँ पे भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ज़ख्मियों को वहाँ ला रहे हैं और वहाँ से ज़ख्मियों को फिर क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान आर्मी के जवान और फ्रंटियर कोर के जवान वो लोरलाई पहुँच के हेलीकॉप्टर के ज़रिए बहुत सारे ज़ख्मियों को क्वेटा लाया गया। क्वेटा के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, जिसमें सिविल अस्पताल है, बुलाम मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल है, CMH है, और इसी तरह दूसरे FC का जो अस्पताल है, जो बड़े सरकारी अस्पताल है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी बाज़ ज़ख्मियों को लाया गया, रात गए उनको दाखिल कर दिया गया। जहाँ तक अगर बात करें हरनाई की, तो हरनाई को मिलाने वाली बाज़ सड़कें भी जो है वो तोदा गिरने से या लैंड स्लाइडिंग की वजह से पहाड़ी इलाकों में वहाँ भी सड़कें बंद हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर आरनाई सोहेल अनवर हाशमी का ये कहना है कि उन्होंने इमदादी काम शुरू कर दिए है। इस मकसद के लिए क्वेटा से प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या PDMA के जो वर्कर्स है वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं, हरनाई पहुँच चुके हैं, एम्बुलेंसेस भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त इमदादी कामों का जो सिलसिला है वो तेज़ी से जारी है। वहाँ से बताया गया कि अब वहाँ जो हरनाई का मुकामी अस्पताल है वहाँ से मेजॉरिटी जो ज़ख्मी थे उनको मरहम पट्टी करके, जो ज़ख्मी थे उनको वो फ़ारिग कर दिए गए। जो शदीद ज़ख्मी थे उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए पाक आर्मी के जवानों ने और FC के जवानों ने और एम्बुलेंसेस के ज़रिए PDMA के जवानों ने वो क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ क्वेटा के तमाम अस्पतालों में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इस वक्त भी क्वेटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोई 20 के करीब जो है ज़ख्मी दाखिल हैं। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत जो है वो स्टेबल है। और इसी के साथ साथ आरनाई के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ लोग जो है वो ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके मकानात तबाह हो चुके हैं। अभी PDMA के जो यहाँ सरबराह है नसीर अहमद नासिर ख़ान साहब ने, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्वेटा से खेमे, खुराकी चीज़ें और अद्वियात रवाना कर दिए हरनाई के लिए, ताकि हरनाई के लोगों को फौरी तौर पर जो उनकी अर्जेंट डिमांड है या ज़रूरत है उनको फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अयूब तरीन साहब, आपने वक्त दिया और अपने तफसीलात से आगाह किया। आपसे हम मज़ीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। अब ज़रा कराची का रुख करते हैं और कराची में जो कराची सर्कुलर रेलवे है जिसका इफ्तिताह अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने किया था, और ये जो कराची सर्कुलर रेलवे है इसके हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। और वो मसाइल जो हैं वो क्या है, एक तो ये कि कराची के लोगों का ट्रांसपोर्ट का मसला था और देरीना मसला था, हम सबको पता है हमेशा से कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला था। अब ये कराची सर्कुलर रेलवे जिस ट्रैक पर बनेगी उस ट्रैक के भी बहुत सारे मसाइल हैं क्योंकि उनके ऊपर हो चुकी है बहुत सारी इंक्रोचमेंट। उन इंक्रोचमेंट्स को कैसे हटाया जाएगा, कितना बड़ा उसके ऊपर जो है वो रकबा है जो कि तो वो जो केसेस थे जिन पे अदालतों के हुक्म आए थे कि इंक्रोचमेंट्स हटानी है, और वो केसेस का क्या बना? बस वो केसेस का जो बनता है हमारे यहाँ पे वही बन गया और अब सोच रहे हैं कि मजीद उसका कुछ बनाए। लेकिन इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं आतिफ हुसैन साहब, उन्होंने एक पैकेज बनाकर भेजा है, वो देख लेते हैं।
कराची में आमदोरफ्त के लिए 1826 में ट्राम सर्विस मुतारिफ कराई गई, जो घोड़ों के जरिए खींची जाती थी। 1940 की दहाई में इंजन से चलने वाली ट्राम सर्विस मुतारिफ कराई, जिसे बाद में बिजली से चलने वाली ट्राम सर्विस में तब्दील कर दिया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किसी वक्त में मतलब दुनिया के बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक होता था, और जिस तरह पूरी दुनिया में ट्राम्स चलती हैं और बसें चलती हैं, डबल डेकर बसें, ये जो है 60 की दहाई में कराची में ट्राम सर्विस के साथ साथ मुख्तसर फासले के लिए टांगा सर्विस भी इस्तेमाल की जाती थी। 1962 में कराची सर्कुलर रेलवे की बुनियाद रखी गई। 200 से ज्यादा ट्रेनों पर मुश्तमिल कराची सर्कुलर रेलवे 1999 तक फाल रही। उसके बाद कराची में निजी ट्रांसपोर्ट का सेक्टर मुतारिफ हुआ और तेज रफ्तार छोटी बड़ी बसें मुतारिफ कराई गईं। तेज रफ्तार मिनी बसें जहां एक तरफ कराची के शहरियों को तेज रफ्तार सफरी सहूलियात फराहम कर रही थीं, वहीं दूसरी जानिब हादसात की शरह में इजाफे का बाइस भी बनी। उसके बाद एक और खुशगवार तब्दीली ये आई कि बड़ी बसें आईं, जिनमें कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बड़ी बसें होती थी, और उसमें और प्राइवेट भी बड़ी बसें होती थी। 90 की दहाई में कराची में कोच कल्चर मुतारिफ करवाया गया, जिसने देखते ही देखते नए रूट्स पर कामयाबी हासिल की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी नाकिस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का हिस्सा बन गई। हुकूमती सतह पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में सरमायाकारी ना होने से ट्रांसपोर्ट का निजी निज़ाम अपनी बदतरीन सर्विस के बावजूद शहरियों की ज़रूरत बना रहा। इस दौरान मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए 3 पहियों पर मुश्तमिल रिक्शा सर्विस इस्तेमाल की जाती रही, जो कि आज भी CNG रिक्शे की शक्ल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2000 की दहाई में कराची में पहले मोटरसाइकिल रिक्शे मुतारिफ कराए गए, जिसके रूट भी मुकर्रर किए गए थे। मोटरसाइकिल रिक्शा कुछ अर्से चलने के बाद CNG रिक्शों की शक्ल इख्तियार कर गया, जो कि कराची की तकरीबन तमाम बड़ी शाहराहों पर नजर आते हैं। उसी शहर में जहाँ ट्राम और बड़ी बसें और डबल डेकर बसें चलती थी, अब वहाँ चिंगची चलती है, और चिंगची के ज़रिए लोग सफ़र करते हैं। अब बड़ी चिंगची भी है और छोटी चिंगची भी है। इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ा, कराची में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मुतारिफ कराई गई, जो तेजी के साथ मकबूल हुई। ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस भी शहरियों की अहम सफरी ज़रूरत बन गई। जी, ये थी कराची की ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल। आप देख सकते हैं कराची की ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और अब कहाँ पहुँचाने का इरादा है। बाकी इरादा तो बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला कामयाब करे और मदद डाले इस चीज़ में और बरकत भी डाले, आवाम को भी कुछ रिलीफ मिले। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं फैशन एंटरप्रेन्योर हैं और इनसे हम जानेंगे, पिछली दफ़ा जब ये प्रोग्राम पे आई थी बड़ी इनकी सक्सेसफुल एक लॉन की जो लॉन्च थी वो हुई थी और महविश हयात वाज द फेस ऑफ इट। इस दफ़ा कौन है, क्या होने जा रहा है, प्लानिंग क्या है इनकी, और बड़े बड़े प्लान है जी, अभी आपको बताते हैं, एक एक करके रिवील करेंगे। हमारे साथ हिबा फवाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। और इनका जो ब्रांड है वो है निसा हुसैन। निसा हुसैन सिर्फ औरतों के लिए, औरतों के लिए, ये आपने मेंशन किया लाजमी। बिल्कुल। और वो अभी तक आपने कोई मर्दों वाला सिलसिला को सोचा भी नहीं जहन में, कहीं आप उकसाने की तो कोशिश करते रहते हैं। खवातीन के ही रंगों से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हम मर्दाना साइड पे आए और तस्वीर कायनात में रंग, वो वाला मामला आप कर रही हैं, लेकिन वो रंग में भंग हो जाता है जब मर्द के लिए कुछ ना हो। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। उन्होंने कह दिया है हम इलेक्शन कैंपेन के साथ मर्दों की वो करेंगे इंशाल्लाह। तो पिछली आपकी कैंपेन कैसी रही? बहुत अच्छी है, आपके सामने रही है, बहुत अच्छा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है और आपको पता है महविश हयात हो, इत्तेहाद के साथ कोलैबोरेशन हो और आप जैसे लोग हों तो कैंपेन ने तो हिट होना ही था। बिल्कुल। अब ये बताएं अगली 2022 की क्या तैयारी है? लॉन कैंपेन जो है बस जी 2022 के डिज़ाइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट वी हैव फाइनलाइज्ड इट। कलर पैलेट के साथ हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, पैटर्न्स वगैरह, वो सब हमारी बस डिसाइड हो गई हैं और अब हम फाइनल प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब विंटर्स होता है तो हम समर्स का काम करते हैं और जब समर्स होते हैं तो हम विंटर्स का काम करते हैं, उल्टा चलता है। सही है। तो बस अब हमारा शूट भी अभी नवंबर एंड में इंशाल्लाह वो हम 2022 के लिए कर लें। तो पिछला जो था आपका वो तो टूरिज्म वाला जो था डेस्टिनेशन, लास्ट टाइम क्या थी? सिकरदू थी। तो अब क्या है? अब भी है, बस हम रिवील करेंगे आपको अगले शो में। अब भी इट्स इन अ पाइपलाइन, लेकिन कोशिश यही है हमारी कि हम पाकिस्तान के ही जगहों को दिखाएं। मे बी वी कैन गो ऑन अ फोर्ट, कोई दिखाएं, हम पुराना रिवाइव करें, हिस्टोरिक कोई, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत नेचुरल ब्यूटी को टैप किया था, इस दफ़ा हम कोई हिस्टोरिकल को टैप करें।
फेस पे आ जाए ना। अब देखें फोर्ट में होगा कोई शख्स खड़ा पहन के तस्वीरें, तो फेस तलवार लेकर कोई जरा आपको बुला लेंगे, बादशाही जो मामला होगा आपको अवैस। बस मैं तो बादशाहों का गुलाम हूँ, मैं कहाँ बादशाह, हम कहाँ बादशाह। नहीं फेस इंशाल्लाह हमारा इस दफ़ा जो है, हमारी कोशिश ये है कि हम फेस जो है वो फ्रेश फेस लें। सही है, समथिंग फ्रेशली न्यू, जिसने काम भी किया हुआ हो बहुत से ड्रामाज में, लेकिन मैं आई नीड अ न्यू फ्रेश फेस ना। ठीक है, बहुत एक रिवायती मॉडल ना हो। सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है अभी 3-4 पाइपलाइन में है। अच्छा, कि किससे क्या करना है वो हम रिवील करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यही है कि मेरा कि हम फ्रेश इमेज को सामने लाएं और उसी को हम दिखाएं, क्योंकि देखिए मॉडल्स तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमें न्यू टैलेंट को भी साथ लेके चलना है जो आ रहा है। तो लेट्स सी कि जैसे डिसाइड होता है, टीम इज़ वर्किंग ऑन इट, तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे नेक्स्ट उस पे कि क्या है, किस तरह है। सही है। और वैसे जो कलर पैलेट्स हैं इस अभी जो 2022 के हैं वो डिसाइडेड हैं, वो सारा उससे काम शुरू हो गया? वो तो 2 महीने पहले ही डिसाइड हो गए, सारा लॉक हो गया। और वो क्या है? वो बस आ जाए, मतलब सरप्राइज रख रही हैं आप बहुत। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट को भी मद्देनजर रखते हुए हमने सारे जो आपका ईयरली कलर पैलेट होता है उसको देखते हुए हमने उसमें से कलर्स दिए हैं। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन और कलर्स को लेके चलते हैं, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ रद्दो बदल करना पड़ा है, और उसको फिर हम इंशाल्लाह अब लेके आए अपने फॉर्म में, क्योंकि इट्स नॉट वन डे प्रोसेस कि आपने कलर लिया, डिजाइन कर लिया और बस हो गया। अच्छा, पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन में आपको वेरिएशन भी तो बहुत ज्यादा मिलती है ना? मतलब कुछ आपको कलर मिलेंगे जो आप लोगों की तरह होंगे, कुछ मेरी तरह होंगे, कुछ जो है वो ज्यादा डार्कर साइड पर होंगे। तो वो फिर हर एक की ब्यूटी आपको फिर सबके लिए देखना पड़ता है, आपको मार्केट वाइज कि ये नहीं है कि आप सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको सब हमारा जिस तरह 10 आउटफिट्स हैं, तो हमें सबको लेके चलना पड़ता है। कि कुछ लोग हैं जो कहते नहीं हमने समझ में भी ब्लैक ही पहनना है, तो जो ब्लैक होना चाहिए, और कलेक्शन कंप्लीट नहीं होती ब्लैक के बगैर। अच्छा, आई थॉट कि मैं थोड़ी सी इस चीज की व्हाइट का आपका ज्यादा, मैं होती हूँ समझ में व्हाइट, येलो, मस्टर्ड, लाइट कलर्स। और पिछले वाले में आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट था वो उसने फिर मेरा ख्याल है ब्लैक पसंद करने वालों को भी और व्हाइट पसंद करने वालों को भी, दोनों को ही थोड़ा बहुत खुश कर दिया। लास्ट टाइम ब्लैक था जो महविशाद ने डेजर्ट में पहना, ब्लैक और व्हाइट था मेरा, वो ब्लैक बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर एक ऑफ व्हाइट था, वो बहुत ही अलग तरीके से पसंद किया गया। फिर लाइलैक जो था वो तो अब इतने डिजाइनर्स ने उसका कलर कॉपी किया है कि आपको विंटर्स में भी वो नजर आएगा कलर बहुत जगहों पे लाइलैक। तो अब जो पिछले जो डिजाइन्स थे या जो पिछले पैटर्न्स थे उसमें और इसमें फ़र्क क्या देखने वालों को नज़र आएगा? क्योंकि अगर एक शख्स जो कि पिछली कलेक्शन आपकी देख चुका हो उसको क्या एक नया एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। एक तो हमने इसमें प्राइस रेंज का बहुत ध्यान रखा है, मैं आपको कम कर दी, कम महंगाई के खिलाफ जहाद, महंगाई के खिलाफ जहाद शुरू हो गया। नाज़रीन, निसा हुसैन का ऐलान। नहीं, टैक्स तो हम दे रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ब्रांड है वो सब पहने। तो वो अभी हमारी प्राइसिंग के ऊपर बात होनी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये कहा गया कि लग्जरी लॉन है तो वो बस सिर्फ एलीट ही पहन सकती है, हम नहीं पहन सकते। लेकिन अभी आपको पता है कोविड सिचुएशन की वजह से हम इतने वॉल्यूम्स ला नहीं सकते, लॉकडाउन लग जाता है, चीज़ें लॉक हो जाती हैं, बिल्कुल मार्केटिंग साइड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो हमें बहुत सी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है ना इसमें। तो विंटर थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो फिर मैं भी कुछ खरीद लूंगा। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, वी विल नॉट रिवील द। अगर हो जाए मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कुछ सस्ते, असल में फिर आप 2-4 ले सकते हैं ना, मुख्तलिफ लोगों को देने होते हैं। अल्लाह, आपने किसको देने हैं? भाई किसी को भी दिया जा सकता है, इसमें क्या गिफ्ट ना दें हम? किसको देंगे? हम ना दें गिफ्ट। ये इन्होंने जैसे बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखी हैं। अच्छे हस्बैंड है ये, एक बेगम के ये हर शो में ये जरूर अपनी ख्वाहिशात का इज़हार उनकी बात करते हैं। अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप सोचिए किस तरह बंदा ताबेदार है, ये कह सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा था ना, बंदा ताबेदार। तो अच्छा ये बताएं कि अब जो पिछली आपकी लॉन की कलेक्शन थी उसका कोई एक्सपो की तरफ जाने का है कुछ? एक्सपो का प्लान कर रहे हैं हम, बिल्कुल आपके नेटवर्क के साथ हम प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब पाइपलाइन में हैं चीज़ें, मीटिंग हुई है, थैंक्स टू सुल्ताना आपा जो हमेशा इनकरेज करती हैं बहुत। मुझे तो बहुत हमेशा जब भी देखा है तो हौसला अफजाई देती हैं कि नहीं आगे पीछे नहीं देखना, बस आगे बढ़ना है। पाकिस्तान का पवेलियन वहाँ पर तो मिलती है और क्या मिलता है, यही तो क्वालिटी है, प्यार और हौसला अफजाई। अच्छा, अब क्योंकि हम नेटवर्क की बात आ गई है तो कुट्योर वीक, ब्राइडल कुट्योर, वो कैसे रह जाए? सारी बातें अभी पूछनी है, सारी बातें वो जी करेंगे हम जरूर इंशाल्लाह जी। बस डेट अनाउंस की है। अच्छा, तो उसमें बस वर्किंग जारी है, क्योंकि पैरेलल लॉन की भी चल रही है।
एक्सपो भी आ रहा है। दोनों पे टाइम कितना लगता है, लॉन की कलेक्शन और ब्राइडल कुट्योर का जो है? 6 मंथ्स का प्रोसेस है। ओके। प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, टीम, मार्केटिंग, एलाकात, सब कुछ जो बनता है, इट्स नॉट वन डे जॉब कि आपने, और आप 15-20 दिन बस लेट हुए तो आपका सीज़न निकल जाता है। तो और आपको तो पता है इस दफ़ा बस हमारे जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, पहले तो हम कहते थे मार्च अप्रैल में लॉन्च आएगी, अब तो फरवरी में ही सब लॉन्च कर देते हैं। इस दफ़ा डिज़ाइनर्स भी आपने कुछ नए भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या वही जो डिज़ाइनर्स आपकी पुरानी टीम थी? नहीं, मेरी पुरानी टीम ही मेरे साथ चल रही है, बट वी विल हैव प्रोडक्शन टीम जो है, हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे क्योंकि मॉडल के हिसाब से, सेलिब्रिटी के हिसाब से हम थोड़ा सा देखेंगे फेस के कौन उनको ज़्यादा अच्छा ले सकता है। लेकिन हमारी पिछला जो मेकअप आर्टिस्ट में हमारा कासिम था और स्टाइलिस्ट यासिर था, तो दे वर रियली गुड। तो मैं रिटेन तो करूँगी उसमें से कुछ ना कुछ लोगों को। अली फोटोग्राफर बहुत अच्छा था, हमारा समझ नहीं आ रही अभी किसको रखे हुए। हाँ, वैरायटी का लेके, और पैरेलली ब्राइडल का काम भी चल रहा है, आपको पता है 2022 का सारा। और उस पे कितना टाइम लगता है अगर एक कलेक्शन प्लान करनी हो? गॉड 6-7 महीने तो कहीं नहीं गए, क्योंकि हाथ का काम है, कारीगर का काम है, डिजाइनिंग है, बहुत वो मशीनी नहीं है, मशीनी नहीं, उस पे टाइम लगता है सारा हैंडमेड वर्क। अब तो मशीनी भी बहुत डिजाइनर्स कर रहे हैं, लेकिन मेरे आप जितने भी ड्रेसेस देखेंगे उसमें सारा तिल्ला कोरा हाथ का काम है, ऑल हैंड वर्क काम ही वही होता है। और उसकी प्राइस रेंज को भी आप लोग कुछ देख रहे हैं? सस्ता कर दीजिएगा, ये इसकी ब्राइडल की भी एक जरूरत है जरा। इनको सस्ता बाजार उसमें हम आपके साथ नहीं है ना, वो आपके साथ है ना मैं आपके साथ हूँ, वो उधर योर ऑन योर ओन। जरूरत है, हमें नहीं जूते खाने। नहीं, मेरी ब्राइडल की भी प्राइस रेंज कोई लाखों में नहीं है, जिस तरह बस फिर ठीक है। मैं कहूँ कि हमारी बहुत कोई लाखों में है, लेकिन जस्टिफाई करनी चाहिए ना प्राइस जो आप वैल्यू फॉर मनी जो है वो सबसे वैल्यू फॉर मनी, और प्रॉफिट भी आप उतना लोगों से लें कि अगली दफा भी वो आपके पास आ सके। अच्छा, क्योंकि आपके डिजाइन एक्सक्विजिट होते हैं और उनमें एक खास एक चीज होती है जो आपको नजर आ जाती है। तो बहुत सी लड़कियां हैं जो ख्वाहिश करती हैं कि भाई डिजाइनर वेयर तो हम पहने, लेकिन वो बहुत 11 लाख 12 लाख का जोड़ा नहीं हो। ये तो आप बहुत कम प्राइस बता रही हैं, 11-12 लाख। मैंने तो उसकी बताई है जो अपर मिडिल भी नहीं हमारे इससे कम है। आप लोगों को बताइए कुछ आप खरीद लेती हूँ। हमारे काफ़ी कम है, इस तरह की कोई रेंज नहीं है मेरी कि मैं कहूँ कि बहुत ही कोई 12 लाख 10 लाख हमारी कम है, तो इससे कि अफोर्डेबल है। लेकिन अभी कोविड में आपको पता है आई अवॉइड मीटिंग पीपल सो मच, क्योंकि डर यही होता है कि खुदा ना खास्ता लग ना जाए कहीं। लेकिन इंशाल्लाह अब इसको रिवाइव करेंगे हम। और विंटर में तो अभी आपको पता है हमारे काफ्तान्स जो आते हैं और हमारी पश्मीना जो आती है तो वो हमारी बस इंशाल्लाह लॉन्च होगी, बस आने वाली है, शूट वगैरह हो गया है सारा, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह बस। और बाकी सब कुछ रिवील हो जाएगा नाजरीन। आप लोगों को एक्सपो के हवाले से भी रेवलेशंस हो जाएंगी, ब्राइडल कुट्योर वीक जो हमका होता है उसके हवाले से भी रेवलेशंस हो जाएंगी। और कीप एन आई आउट, जिसकी शादी होने वाली है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, वो जरूर अपडेटेड रहे कि भाई कब इनकी कौन सी जुलाई ने वो लॉन्च हो रही है। और फिर आप लोग यू कैन चूज योर डिजाइन, हमारा मेंशन कर दें। हाँ, निसा हुसैन ऑफिशियल, निसा हुसैन ऑफिशियल हमारा इंस्टा पेज है और हमारी वेबसाइट है www.nisahussain.com। प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अच्छा जी, ये तो हम बात कर रहे थे फैशन की, अब ज़रा एक आपको टेक्निकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से भी आगाही बख्शते हैं हम कि गन्ना जो होता है, गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है, गन्ने का ये जूस बड़ा तरीका है। गन्ने का जूस भाई, कई क्या याद दिला दिया आपने। गन्ने का आपने सुबह आते हुए नाश्ते की बात की थी, जाते हुए आप गन्ने की जूस की बात कर रहे हैं। आप आज मुझे परेशान कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। चलें, लेकिन आप देख लेते हैं कि गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस समझते हैं ज़रा। लियाकतपुर में गन्ने की फसल पककर तैयार होते ही गुड़ बनाने का अमल भी शुरू हो जाता है। लियाकतपुर की मंडी में 200 के करीब दुकानें हैं। सीजन में रोजाना गुड़ के तकरीबन 50 से ज्यादा ट्रक पाकिस्तान के दीगर शहरों में भेजे जाते हैं। गला मंडी लियाकतपुर जी हमारी एशिया में सबसे बड़ी गला मंडी है और यहाँ से सीजन में तकरीबन डेली जो है 50 से 55 ट्रक जो है वो डेली यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में निकलते हैं। गन्ने से गुड़ बनाने के लिए किसानों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गन्ने का रस निकालने के लिए एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे मुकामी जुबान में बेलना कहा जाता है, और फिर रस को लोहे के बर्तन में डालकर आग पर खूब पकाया जाता है। रस निकालने के बाद बड़ी मुश्किल के साथ गुड़ को बनाया जाता है और बराज़म एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी लियाकतपुर में इसको भेजा जाता है। वहाँ से गाड़ियों पर लोड कर
बहुत से ममालिक में इसको भेजा जाता है। लियाकतपुर में मेवा जात वाला गुड़ बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट और खास तौर पर देसी घी से बना गुड़ लज्जत और मिठास में अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन शाहिद के साथ राशिद अली, हम न्यूज, लियाकतपुर। गन्ने के मामलात नाजरीन आप लोगों ने देखे हैं, जो जहाँ गन्ने को पा सकता है जाके मजेदार सा जूस उसका पिए और सेहत बनाए। आज के प्रोग्राम से हमें याद भी कर ले भाई। हाँ, हमें दुआएं भी दे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।